हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं श्री बी.आर. बत्रा साहब। बत्रा साहब, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके भीतर क्या क्या खूबियाँ छुपी हुई हैं। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप एक अभिनेता हैं, लेखक हैं, समाजसेवी हैं, फिल्म निर्माता हैं और अमित्र फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो पूरे देश भर में बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रही है। और सूत्रों से भी हाल ही में पता चला है कि अच्छी वकालत भी करते हैं, यानी आप एडवोकेट हैं, वकील हैं। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है बत्रा साहब। नमस्कार। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और बड़े ही ललायित हो रहे हैं आपको जानने के लिए, आपको सुनने के लिए कि आप अच्छे स्पेशलिस्ट एक बैडमिंटन खेल खेलते हैं और खेल सिखाते हैं। हाल ही में आपने बच्चों को एक अच्छे समारोह में शामिल किया, बैडमिंटन खिलाया और 60+ होने के बावजूद भी आप खेलना बंद नहीं करते। इन सब के पीछे क्या राज है? जैसे कि आपने बताया, और मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ। तो कई बार जब हम बात किया करते थे आपस में भी, सहपाठी भी और खेलने वाले खिलाड़ी भी, तो मेरी एक बात ये उनको बड़ी अच्छी लगती थी और बड़ा उन्होंने अचंभा भी किया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जी। वो ये कि मैं कहता था, अगर जान तो जानी है, जाए तो दो ही कोर्ट में जाए, या तो बैडमिंटन कोर्ट में जाए या फिर वकालत की कोर्ट में जाए। क्या बात है, क्या तो बात। ऐसी एक सोच, और जहाँ तक बच्चों के साथ है, वो मेरा एक ऐसा रिश्ता कह लो या एक मानसिक संबंध ऐसा कह लो कि जहाँ भी बच्चे स्कूल की ड्रेस पहने दिखते हैं, ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों की ड्रेस पहने जब दिखते हैं, तो मुझे लगता है मेरे ही किसी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो यहाँ हो या कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कहीं भी जहाँ जहाँ हम लोगों की पहुँच है, या जहाँ जहाँ हम लोग कुछ जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो लगता है सब हमारे स्कूल के बच्चे हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, बस इसी में सोच जो है अपने को विकसित करती है, उधेड़ उनमें लगे रहते हैं। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म, लेखन, समाज सेवा, वकालत और खेल की प्रेरणा आपको कहाँ से, कैसे मिली? बस एक धुन थी कि कुछ करना है समाज के लिए। जब हम अपने लिए सक्षम हो गए, हालांकि ये मेरा बहुत पहले से भी चलता आ रहा था, जब मैं वकालत मैंने शुरू की थी जी, तब भी मैं कुछ ऐसे काम किया करता था कि जो और लोग नहीं कर पाते थे जी, लेकिन मेरी सोच रहती थी कि मुझे ऐसा करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय छोटा करते थे, आज थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम सक्षम हैं तो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जी। आपने अमित फाउंडेशन को स्थापित किया, उसके आप संस्थापक हैं। इसे खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके पीछे खोलने के आपके क्या कारण हैं और सामाजिक कार्य क्या क्या करते हैं? कारण तो बहुत ज़्यादा तो मैं यूँ नहीं कहता, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे एक संस्था बनाकर ही समाज की सेवा करनी है या बच्चों की सेवा करनी है। मुझे तो ये लगता था मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जैसे आगे बढ़े तो कुछ लोग प्रश्न करते थे, अच्छा आपका एनजीओ है? तो हम कहते नहीं, अमित्र फाउंडेशन है। हम एनजीओ क्या है, जैसे ही एनजीओ वर्ड आता है, सामने वाले के दिमाग में ये रहता है इन्हें सरकारी मदद मिलती है जी, इन्हें पैसा मिलता है और ये कुछ रख लेते हैं और कुछ बांटते हैं, ज़्यादा रख लेते हैं और कुछ बांटते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, और मुझे लगता है जब व्यवहारिक रूप से सामने आता है, हमें कुछ नहीं मिलता। जो होता है, अपने सहयोगी हमारे आसपास हमारे मित्र हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, और ज़रा सा मैं इशारा कर दूं तो कहते हैं अच्छा बताओ बत्रा जी क्या करना है। तो मेरे काम, मुझे लगता है उन बच्चों की दुआओं से इतनी जल्दी हो जाते हैं कि मुझे अभी तक फिनांस की ज़रूरत नहीं पड़ी। वाह, और मैं अपने काम अपनी गति से कर रहा हूँ। जी। बत्रा साहब, आपकी संस्था बहुत अच्छी है, फेमस है, बहुत ही सामाजिक कार्य कर रही है जी। और एक व्यक्ति होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके मित्र भी होते हैं, लेकिन आपने अपनी संस्था का नाम अमित्र रखा है। इसके पीछे क्या रहा है? ज़्यादा तो नहीं कह सकता, जैसे कहते हो बड़ी लंबी कहानी है, ऐसा नहीं है जी। मेरे जन्म का नाम जो पत्री में होता है मित्र कुमार है जी। तो समय बीता, घटनाएं हुई, अपनी रेखाओं को देखा, अपनी मेहनत को देखा, तो लगा मित्रता जैसी तो कुछ नहीं है।
तो हमने क्यों ना इसे अमित्र कर दिया जाए। क्या बात है। तभी से हमने अपने आप को अमित्र घोषित करते हुए सबके मित्र बनने की कोशिश की है। वाह वाह, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है जो आपने कम शब्दों में हमारे दर्शकों से साझा कर दिया। जी बहुत अभिनंदन है, स्वागत है मित्र साहब। अब ये कहें कि अमित्र फाउंडेशन के संस्थापक कहें या हम अपने आप पर अपना मित्र कहें, ये बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि आप शॉर्ट मूवी बनाते हैं, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं और सकारात्मक सोच के लिए बनाते हैं, सामाजिक चेतना के लिए बनाते हैं। इन फिल्मों को निर्माण करने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो हमें विषय का ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि मैं समाज से जुड़ा व्यक्ति हूँ जी, मुझे कमर्शियल या उस तरह की फिल्में नहीं बनानी हैं जिससे फैमिली में बैठकर कोई उसे ना देख सके। जी। सबसे पहला तो ये मुझे रहता है। विषय क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ तो विषय मेरे पास अपने रहते हैं, लेकिन सामाजिक, जैसे मैंने एक फिल्म बनाई पगली, उसमें मैंने विषय लिया। और मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे बड़े वरिष्ठ साहित्यकार कहते हैं ना कि मैंने लिखा नहीं, मुझसे लिखवाया गया। तो ये मैंने शायद पगली लिखते समय महसूस किया कि मुझसे लिखवाया जा रहा है। वाह। मैंने नॉन स्टॉप वो कहानी लिखी, एंड जब वो लिख रहा था एंड मैं कुछ और करना चाहता था लेकिन हो गया कुछ, तो वो इतना बेहतर हुआ। हमारे डायरेक्टर साहब ने उसको एक नया मोड़ भी दिया। तो पगली को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल से भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला उसको 2021 में। जी जी जी। और उसमें चाइल्ड मोलेस्टेशन, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं, प्लस एसिड अटैक, इस विषय को लेकर मैंने वो बनाई। 5 मिनट 17 सेकंड की फिल्म है। आप उसे देखेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को कि मैं कुछ इधर उधर देख लूं। ऐसी फिल्म है, कंटिन्यू एकदम, आप नज़र उससे हटा नहीं सकते। एक और फिल्म अभी हमने बनाई है बूट पॉलिश, जिसमें हमने सरकारी स्कूल के 2 बच्चे लिए हैं, 5th क्लास का, एक 3rd क्लास की, अंजलि है उसका नाम। उनको लेकर ट्रेंड किया थोड़ा सा उन्हें, और फिर उनके ऊपर कि वो पढ़ना भी चाहता है बच्चा, लेकिन उसके घर की मजबूरी ऐसी है कि वो काम करने बिना नहीं रह सकता। तो वो बूट पॉलिश करता है, उससे अपना जीवन चलाने की, अपना परिवार चलाने की कोशिश करता है, और वो बूट पॉलिश उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसको विषय को लेकर हमने ये फिल्म बनाई है। एक फिल्म हमने कमर्शियल बनाई है रॉन्ग लीला के नाम से। हालांकि उसमें हमें दिक्कत आई, जो चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं वो आई हमें। एक फिल्म फेस्टिवल लगा 2021 में मुंबई में जी, या फिल्म बाजार कह लें उसको। और तो उसमें हम गए तो हमें कहा इसमें 2 सीन ऐसे डाल दो, कुछ इसमें एब्यूजिंग कर दो। तो डायरेक्टर कहने लगे सर कर देते हैं, क्या हुआ। मैंने कहा नहीं यार, हमारा जो ज़मीर अंदर जो मन एक बैठा है वो अलाउ नहीं कर रहा कि हम पैसे कमाने के लिए ये कर दें। तो आप ये समझ लो हमारे पैसे बड़ी मुश्किल से उससे पूरे हुए, और रॉन्ग लीला आज जियो सिनेमा और शमेरू में पर है। वाह वाह वाह, बहुत शुभकामनाएं आपको। जी हम बत्रा साहब जानना चाहेंगे कि लेखन के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, लेखन चाहे वो साहित्य का हो या फिल्म के स्क्रिप्ट का हो, इन सब के लिए आपको ये प्रेरणा जो मिलती है लेखन की, वो किसी घटना के आधार पर मिलती है या आपके सामने वो दृश्य कहीं देखा हुआ होता है, या किस तरह से उस स्क्रिप्ट को या कहानियों को आप प्रेरणा लेते हैं? वो मिक्स सा हो जाता है। कभी कभी तो घटना जैसे सामने घट रही है उससे विषय मिल जाता है। कभी मैं कुछ मनन कर रहा हूँ, कुछ चिंता कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए, तो एकदम से आ जाता है। जैसे एक छोटी सी घटना है, अभी मैं बताऊँ, अभी मैं CBI कोर्ट लखनऊ में था, 6 जून को मेरी डेट थी। तो 13 नंबर मेरे केस का था। 11 नंबर का एक केस चल रहा था, उसमें CBI और उनके आपस में जो प्रश्न और उनके उत्तर थे, उससे मुझे ऐसा विषय मिला कि मैं 1 मिनट के लिए बाहर वॉशरूम की साइड गया, तुरंत मैंने उसका एक मुखड़ा गीत का रिकॉर्ड किया। वाह। और उसे करके आ गया। तो मेरे जो साथ में हमारे, क्योंकि एसोसिएट एडवोकेट भी वहाँ करने पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा सर कहाँ चले गए थे। मैंने कहा नहीं, मैं 1 मिनट वॉशरूम गया था और आया, और मैंने वो मुखड़ा रखा। उसके बाद वो गीत बहुत अच्छा लगा, मैंने कई मंचों पर रखा उसे, तो ऐसे बन गया। और कई बार क्या होता है, हम कुछ सोच रहे हैं, उस सोच में 1, 2, 3 ना जाने कितने विषय निकल आते हैं, और तुरंत उसको कहीं ना कहीं मुझे मेंशन करना पड़ता है, तब मैं उसे सभी के समक्ष ला सकता हूँ। क्या बात है।
वकालत का अनुभव भी आपका काफ़ी लंबा है। जी। वकालत के दौरान भी कभी कोई ऐसी घटना से प्रेरित हुए जिसके ऊपर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी या साहित्य लेखन किया? अगर हाँ। है तो किस तरह का था? पूरी तरह नहीं कहेंगे, बताएं आप, जी। क्योंकि वो व्यक्तिगत होता है, प्राइवेसी जी, होती है, बिल्कुल। लेकिन कुछ इशारों में हमारे दर्शकों को। होता क्या है कि मेरा जो वकालत है वो क्रिमिनल साइड की ना होकर जी इंडस्ट्री और टैक्स की और लाइसेंसिंग की है। जी उसमें विषय इस तरह से तो नहीं मिलते, लेकिन जैसे मिला मैंने आपको बताया, अभी एक घटना हुई तो मुझे मिला और तुरंत मैंने किया। लेकिन वो विषय जिस ओर जाते हैं हम वहाँ से उठाते हैं विषय जी कि कोई क्यों परेशान है, तो उसकी परेशानी का सबब जो बना उससे कुछ चंद लाइनें निकली, फिर उसका कोई गीत बना दिया, कोई गज़ल बना दी। जैसे अभी कोई घटना हुई थी तो मैंने लिखा एक जगह कि कैसी कैसी बात बनाते ये जाने पहचाने लोग, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं ये जाने पहचाने लोग, कीमत प्यार वफा वादों की कभी कोई जानी नहीं, कल उनके थे आज हैं इनके बदले यूं ठिकाने लोग, ये जाने पहचाने लोग, ये जाने पहचाने। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत तो ऐसे विषय भी मिल जाते हैं तुरंत, तो कुछ ऐसा हुआ और अपना कर दिया। बत्रा साहब, हम जानना चाहेंगे, आज के समय में देश में एक घटना कोलकाता में हुई है जिससे पूरे देश में आक्रोश मचा हुआ है। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। उस एक महिला डॉक्टर के साथ उसके साथ गलत हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इसमें पूरे देश में आक्रोश हो रहा है, मोमबत्तियाँ जलाकर दुख प्रकट किए जा रहे हैं। ऐसा कब तक होगा और इस तरह के अपराधों पर कैसे अंकुश लगेगा? मुझे लगता है कि ये घटना आपने कह तो दिया, लेकिन मैं फिर आज सुबह की ही बात है, रात की भी, मतलब 2-3 दिन 4 दिन से लगातार मैं सोच रहा हूँ क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ऐसे को हम ही सज़ा दे दें जी। क्योंकि शायद वहाँ का शासन संभाल नहीं पा रहा है, वहाँ का शासन कुछ कर नहीं पा रहा है, और हम क्या, हमारे देश के अन्य हमारे नेतागण भी देख रहे हैं, ना जाने क्यों। एक प्रश्न मेरे खुद भी दिमाग में आता है कि ना जाने क्यों वेस्ट बंगाल को छोड़ रखा, क्या कोई डर है या कोई उसके पीछे ये लगता है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। अरे आपको शासन करना है, अपनी जनता को सुरक्षित करना है। एक डॉक्टर ना जाने उसने अपने जीवन में कितने जीवन बचाए होंगे, वो अपने जीवन के लिए संघर्ष किया उसने। ऐसा सोच के भी ऐसा लगता है लानत है हम जैसे लोगों पर, जो हम समाज की ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं या कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते जी। मेरा मन तो ये करता है एक ऐसी आर्मी बना दूं। मैं आज आपके चैनल पे स्पष्ट कह रहा हूँ जी कि जिसका नेतृत्व अगर कोई करता है तो मैं उसके साथ हूँ या मैं खुद करूँ। जो ऐसे लोगों का अगर सरकार, अगर योगी शासन वहाँ होता तो मुझे लगता है ये घटना अब तक इसका परिणाम भी निकल चुका होता। ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वास्तव में शासन ऐसा चाहिए जो सज़ा, इतने लंबे सारे प्रोसेस हमारे जब तक पूरे होंगे ये भी ठीक है, ये कानून का शासन है, लेकिन वहाँ बैठे हुए सत्ता में चूर जो हमारे नेता हैं वहाँ बैठे हुए, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? विपक्षियों को दिखाई नहीं दे रहा? एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, एक विपक्षी नेता नहीं बोल रहा। क्यों? कि उनका स्वार्थ है केवल इसीलिए तो। और अपने स्वार्थ में जब तक ये जीते रहेंगे, जनता ऐसे ही मरती रहेगी, डॉक्टर भी ऐसे मरेंगे, वकील भी हम जैसे ऐसे ही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो ये होता रहेगा। इसे रोकना आपके और हमारे सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। बत्रा साहब, ऐसे इस तरह के जो जिन्न होते हैं ना, वो साल 2 साल में देश में, दिल्ली एनसीआर में ऐसे निकलते रहते हैं, उठते रहते हैं। बिल्कुल। इन पर परमानेंट लीगली रूप से अंकुश लगाना जरूरी है। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? कैसे कैसे सुझाव आप दे सकते हैं? देखिए, स्पेशल कोर्ट बनी हुई है जी, त्वरित कोर्ट बनी हुई है तुरंत न्याय देने के लिए। उनमें भी जो समय लगता है, मैं कहता हूँ उसको भी गंवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके प्रोसेस माननीय जज साहब हमारे कुछ भी कर सकते हैं जी। ना दें, कोई डेट नहीं देने की ज़रूरत है, कोई लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक रिपोर्ट्स आ गई आपके पास, पीएम रिपोर्ट है, आपका बिसरा रिपोर्ट है, आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, एक्यूज सामने है, वकील साहब सामने हैं, तो जजमेंट में देर क्यों? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मुकदमे भी हैं, लेकिन जिस मुकदमे की जितनी संवेदनशीलता है उसको उसी प्रकार से
उसका जजमेंट आना चाहिए। ये मेरी मांग भी है और ये मेरी सोच भी है। क्या कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की ढीलम ढाल रवैया इस विषय पर, इस हाँ बिल्कुल, आक्रोशित कांड मुझे पर इस चल रहा विषय है? पे केंद्र सरकार पे भी ढीलापन लग रहा है। जी। केंद्र सरकार को जो निर्णय ले लेना चाहिए, ना जाने क्यों, फिर मेरा वही प्रश्न है, ना जाने क्यों, क्योंकि क्या डर क्या है, क्यों डरते हैं आप? अरे आपका राज्य है, आपके राज्य का मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहा, तो ठीक है आप डिसीजन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो लिया ना, आपने क्यों नहीं लिया? आप भी ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लेना, क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, आपका राजनीतिक डर हो सकता है, आपकी राजनीतिक कमजोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो क्योंकि उद्वेलित हूँ बहुत ज़्यादा इस घटना से। बत्रा साहब, इस घटना के बाद पूरे देश में देश भर के वरिष्ठ सरकारी और अर्ध सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई थी। जी। अभी भी वो हड़ताल पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है। इसकी वजह से हजारों, कई हजार पेशेंट और तीमारदार इतने परेशान हुए कि उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। कुछ की तो मृत्यु भी हो गई है जिनके मेरे पास सबूत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये घटनाएं उससे ज़्यादा और घटना घटित हो रही हैं। एक मृत्यु हुई है, वो बड़ी दर्दनाक है डॉक्टर की। उसकी आड़ में इस विषय को लेकर देश के डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है और सारे अस्पताल परिसरों को बंद किया हुआ है, काम बंद किया हुआ है। और दूसरे जो मरीज हैं, जो लाखों की तादाद में, वो परेशान हो रहे हैं, वो अपनी जीवन लीला से लड़ रहे हैं। अगर एक व्यक्ति को तुरंत उसको न्याय मिल जाता है तो शायद इन हजारों लाखों देश के जो तीमारदार या बीमार लोग हैं उनको भी न्याय मिलता है। ये बात ठीक है डॉक्टर्स को, लेकिन अगर उन डॉक्टर्स की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, शायद उन्होंने हड़ताल का ये तरीका अपनाया, जी जी, जो कुछ हद तक कामयाब भी रहा। क्योंकि हमारे राजनेता, अगर मैंने कहा ना, अगर केंद्र सरकार ने उस समय डिसीजन तुरंत लिया होता तो शायद हड़ताल की नौबत ही नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेने की नौबत ना आती, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार आराम से बैठे रही। राज्यपाल ने भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया वहाँ, ये सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि ठीक है हमारे पास कुछ न्यूज़ देर से आती होंगी जी, लेकिन जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सत्ता में हैं, जिनकी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जिनके पास, उनके पास तो सारी खबर होगी, तुरंत मिली होगी। हम पे ही तो देर से आ रही है। जी जी जी। उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये एक विषय बार बार उठता है कि क्यों ये नौबत ही नहीं आती हड़ताल की। हमारे डॉक्टर ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहते, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां भी तो हमें ही पैदा करके देनी है। जी जी, तभी वो जीवन बचा पाएंगे। वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और मैं कहता हूँ आम जनता को भी इसमें सोचना चाहिए और डॉक्टर्स का साथ देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स को भी आम जनता का उतना ध्यान रखना चाहिए कि एक के पीछे, ठीक है वो घटना इतनी दुखद है जिसका कोई वर्णन नहीं है, जिसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, जिसके लिए हम कोई शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें बाकियों की भी जान बचानी है, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। वाह वाह वाह। बत्रा साहब, आगे बढ़ते हैं। जैसे समाज में समाज सेवा का क्या महत्व रखते हैं और उस समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई स्कूल कॉलेज या कोई भी ऐसा काम करता हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा हो या और भी अन्य खेल हों, तो मैं ये कोशिश करता हूँ जो मेरे साथ हैं वो आगे बढ़ें। ये ना लगे कि हाँ बत्रा जी ही आगे झंडा लेके खड़े हैं, ऐसा नहीं मैं चाहता। अपने सहयोगियों को सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ कि आपको यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर ये करना चाहिए था। तो एक टाइम मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं, तो वो ज़रूरी है और उनका सहयोग के बिना शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, अपनी टीम के बिना, अपने साथियों के बिना, जो हमारा हर इवेंट में साथ देते हैं, हर कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहते हैं। जी, आपने टाइम की बात की, समय की बात की। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप अभिनय, लेखन, फिल्म निर्माण, समाज सेवा, वकालत और बैडमिंटन, ये सारे के सारे कार्यों के लिए अपने समय का संतुलन कैसे बनाते हैं? मैंने कहा ना टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए हमें कहीं से सीखना नहीं है जी, बस अपने आप को व्यवस्थित रखना है कि आपका कोई समय खराब ना हो जी। अगर वो खराब का विषय ये भी नहीं है कि मैं स्कूल में चला गया तो मेरा समय खराब हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा उपयोग तो शायद मैं वहीं करता हूँ जी। और ये रहता है कि सुबह जैसे मेरा टाइम जल्दी उठने का है, रात को जल्दी सोने का है, सुबह खेलने जाना है। कुछ दिन फिक्स हैं मेरे, निश्चित हैं कि मुझे कैलाभट्टा स्कूल जाना है, आज मुझे मक्कनपुर जाना है, आज मुझे सिहानी में जाना है। उसके अलावा जो और स्कूल्स हैं उनका भी एक टाइम है मेरे पास
कि 2 घंटे मेरे लगभग रोज के स्कूल और बच्चों के नाम रहते ही रहते बहुत हैं। अच्छे, वकालत फिर चलती रहती वाह है। वाह वाह। अपने साथ 4-5 वकील हमारे साथ हैं, 3 मेरे जूनियर हैं, बेटा है वो भी एडवोकेट है, मैं क्या भी बात हूँ। है, क्या तो बात सब मिलके हम संभाल लेते हैं और बाकी सब बच्चों की दुआएं काम करती हैं कि मेरे सारे काम इजीली हो जाते हैं। वाह वाह वाह। ये कहे कि बच्चों की दुआएं आपके साथ है, बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ है। बत्रा साहब, हम जानना चाहेंगे कि भविष्य में बैडमिंटन हो या वकालत हो या फिल्म निर्माण हो, इन क्षेत्र में आपके भविष्य के क्या क्या नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन प्रोजेक्टों का विषय क्या है? सबसे पहले खेल के विषय में आना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे साथ आज खेल रहे हैं, जी जिला स्तर पर मैंने अभी लास्ट ईयर कोशिश की थी, कुछ बच्चे हमारे गए। जी अभी हमने रामाज्ञा स्कूल नोएडा में नेशनल चैम्पियनशिप कराटे जूडो कराटे की कराई है, जी। तो उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे गए। हम्म। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मेरा, और आपको बता दूँ आज आपने बात की है, तो एक शूटिंग रेंज का मेरा बड़ा मन है बहुत जी, लंबे समय से। जी जी जी। उसके लिए मैं सब सूचनाएं और सब चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ वाह। कि किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में मैं शूटिंग रेंज बनाऊं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आज भी जितने भी मैं खेल खिला रहा हूं, जितने भी खेलों में मैं सहयोग कर रहा हूं, उनमें किसी छात्र छात्रा से कोई फीस नहीं ली जाती, चाहे वो इवेंट की हो या मेरी अपनी हो। एसेसरीज आप मेरे देखेंगे कि अब वो पता नहीं अच्छा लगेगा कहना या नहीं, कि सब कुछ मेरे पास रहता है। बस मुझे ये देखना होता है कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पर क्या आवश्यकता है, वो लेके जाना होता है। बच्चों के खेल के सामान हो, बच्चों का कुछ भी हो, वो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की, कुछ उन्हें खुशियाँ देने की, क्योंकि उनकी जो मुस्कुराहट जितना बल देती है ना, वो सब कुछ उसमें सिमट कर रह जाता है। और फिर हम कोशिश करते हैं कल हम फिर आ रहे हैं आपके पास। वाह 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 वाह। आपके पास, आपके साथ और आपके पास हजारों युवा और युवतियाँ, ये कहें छात्र छात्राएं आपके साथ जुड़े हुए हैं जी। और जो देश के अन्य युवा हैं, इन दोनों क्षेत्र के साथियों, युवा साथियों को फिल्म निर्माण, साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, या बैडमिंटन के क्षेत्र में, या वकालत के क्षेत्र में वो आना चाहें, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करें वो? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इस समय आपको बता दूँ, मैं ये भी कोशिश करता हूँ बच्चे कुछ लिखे। जैसे एक प्राइमरी स्कूल की बात बताऊँ, 3-4 साल पहले की, जी 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 जी, मैंने एक लाइन कुछ गीत की दी, तो बच्चों से कहा, जैसे 2-4 बच्चों ने कहा मैंने सर मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है। तो मैंने कहा अच्छा ये लाइन में लिखिए, इसके बाद क्या आएगा ये बताओ, ये तो नहीं कहा ये मुखड़ा है या क्या है। जी जी जी। तो एक बच्ची ने वास्तव में उस लाइन को पूरा किया बड़े अच्छे तरीके से। तो मुझे लगा कि इनमें संभावनाएं हैं, अधिक है, तो हम इन्हें मौका दें। तो अक्सर हम क्या करते हैं, सरकारी स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी अपने साथी जो साहित्यकार हैं उन्हें ले जाते हैं, उनसे वर्कशॉप कराते हैं। डॉक्टर्स को उनके कॉलेज में ले जाता हूँ, उनकी व्यक्तिगत या जो भी समस्याएं हैं, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से वो पूछते भी हैं और बच्चों को बताते भी हैं। तो वो सब भी हम कोशिश करते हैं उन्हें। ये जहाँ तक आपने फिल्म की बात की, तो हमारे कुछ भजन मेरे चैनल पे हैं, जहाँ हमने कॉलेज की बच्चियों को एक कोरियोग्राफर भेजकर ट्रेंड कराया। वाह। 8 से 10 सिटिंग उनको दी जी। उसके बाद फिल्मांकन किया, 2-3 गीत आ गए, अब तो 3-4 और भी आ गए। वाह। तो छम छम नाचू करके एक गीत है, भजन है जी जी जी, भगवान श्री कृष्ण जी का, उसमें उन सभी बच्चियों ने काम किया है। वाह। और आप ये देखें कि उस दिन इतनी बारिश थी कि हम बाहर निकलने का हमारा मन नहीं था, लेकिन थिएटर में बच्चे बैठे हुए कहने लगे सर चलते हैं, देखी जाएगी। तो उन्होंने भरी बारिश में, जो बारिश कराने के लिए इतना पैसा खर्च होता है, वो प्राकृतिक बारिश, हमने प्राकृतिक उसमें नेचुरल तरीके से बहुत अच्छा शूट किया और भजन भी बहुत अच्छा रहा। तो इसी तरह से हम उन्हें ट्रेंड करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। और भी हमारे बहुत सारे भजन या गीत या ऐसे फिल्म में भी हम सोचते हैं, तो मैं सोचता हूँ इन बच्चों को आगे मिलना चाहिए, इन्हें अवसर मिलना चाहिए, शायद इन्हें ऐसे नहीं मिल पाएगा। वाकई सही कह रहे हैं। तो इसीलिए हम कोशिशें अमित्र फाउंडेशन की, हमारी टीम की, वाह, यही रहती है। वाह बत्रा साहब, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जी। हम जानना चाहते हैं कि आज से 30
बत्रा साहब, हम जानना चाहते हैं कि पहले 3 दशक पहले जो हमारी भारतीय हिंदी सिनेमा की फिल्में आती थी जी वो हमें हमारे परिवार को और हमारे समाज को कुछ संदेश दिया करती थी, कुछ सकारात्मक संदेश दिया करती थी कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, सकारात्मक करेंगे तो ऐसा होगा। ज़्यादातर जो विलेन हुआ करता था, जो नकारात्मक रोल करता था, उसको गालियाँ दिया करते थे, और जो अभिनेता अभिनय करते थे उनको सकारात्मक दिया करते थे। जी बिल्कुल। लेकिन जो वर्तमान में फिल्में आ रही हैं, उन फिल्मों में, उन हिंदी सिनेमा की फिल्मों में कोई भी सकारात्मक वक्तव्य, विचार या जानकारी या कथा, कहानी नहीं होती है। क्या वजह है कि उन फिल्मों में और इन फिल्मों में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेखन में भी, दृष्टिकोण में भी और निर्माण में भी? हाँ, निश्चित रूप से परिवर्तन तो इतना हुआ है कि सब कुछ व्यावसायिक हो गया है, कॉमर्शियल हो गया है। हर आदमी, समाज, पहले कहा जाता था कि जो फिल्में हैं समाज का आईना है। जी। आईना तो आज भी है, लेकिन वो इतना विकृत कर दिया गया है कि उसे हम दिखाकर दर्शकों को, यूथ को, हम उन्हें भटका रहे हैं। हम कोई अच्छी राह नहीं दिखा पा रहे। अच्छी राह दिखाने के लिए 1-2 फिल्में मुश्किल से आएंगी या 1-2 वेब सीरीज। अब वेब सीरीज भी ऐसी हो गई हैं कि इतनी भयानक हैं कि हम तो देखना तो खैर क्या, अश्लीलता और बहुत ज़्यादा हिंसा, क्राइम, हिंसा को तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे कोई राइट है, हमारा अधिकार है, अगर हम जवान हैं तो हम हिंसा कर सकते हैं। जैसे श्री राम जो है जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, हाँ, एकदम से सामान्य सीन है, हिंसक दिखा दिया। वो किसी उद्देश्य के लिए गए थे, एक भलाई के, एक उद्देश्य जो पहले से निश्चित था। श्री राम से जोड़ते हैं, जबकि वो क्या कह सकते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो उस लायक हैं कि जुड़ जाएं उनसे। उनके पात्र से जुड़ जाएं, उनकी सोच से जुड़ जाएं, उनके सिद्धांत से जुड़ जाएं, मतलब ही नहीं है। लेकिन हर आदमी अपने लिए वो अच्छी सेफ जगह तलाशता है और उस सेफ्टी के लिए अपनी या अपने आप को पोज करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी हरकतें करता है। आजकल तो उल्टी हरकत करना भी अपने आप को एक दिखाने वाली सकारात्मक दिखाने की बात हो गई, जबकि वास्तव में ऐसा हो नहीं पा रहा जो होना चाहिए। हमारी फिल्में जो समाज को एक दिशा दे सकती है, जिसके पास इतना मसाला है, हमारे समाज के अंदर वास्तव में भी बहुत कुछ है। हमारे जो सिद्धांत हैं, संस्कृति है, हमारे हर प्रदेश की संस्कृति अपने आप में रिच है, लेकिन हम उसको ना दिखा के उसका दुरुपयोग करते हुए, यूँ सीधा अगर कहूँ तो हम वो फिल्मांकन करते हैं सामने वाले को भटकाते हुए कि भाई यही अच्छा है, जबकि वो अच्छा नहीं है, ना समाज के लिए, ना देश के लिए, ना व्यक्तिगत उनके लिए, और ना ही उनके परिवार के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारी फिल्मों में आ रही है, मुझे तो नहीं भाती है। और मुझे, आपने देखा होगा, जो मेरी अब तक फिल्में जो भी आई हैं सामाजिक विषयों को लेकर, बिल्कुल कोई नग्नता नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। अपनी बात जो कहनी है मनोरंजन के साथ सामने वाले को बांधते हुए कहनी है। अब जैसे कहते हैं, तेज मसाला खाते खाते खिचड़ी को कौन पसंद करेगा, ये भी एक बात हो जाती है। तो सबको तेज मसाला खाने की आदत हो गई और तेज ही देखना चाहते हैं। तेजी में हिंसा भी है और सेक्स भी है और गैर सामाजिक इतने काम दिखाए जाते हैं कि आदमी कोई एक छोटा काम करके सोचता है अरे उसमें भी तो था, तो हमारा यूथ भटकता है। तो वो भी जिम्मेदार अगर निर्माता कोई होगा तो नहीं करेगा, लेकिन निर्माताओं को केवल और केवल सामने टंगे नोट, मुद्रा, पैसा ही दिखता है, ये दिखता है और कुछ नहीं दिखता। वाह 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 वाह। इसीलिए हमारा समाज जो है बहुत ज़्यादा भटक रहा है, जिसको एक दिशा देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आप ट्रू मीडिया से हैं, आपका चैनल भी बहुत अच्छे काम कर रहा है। हम और आप मिलकर और ऐसे लोग मिलकर कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पीछे तो नहीं हटने वाले। बिल्कुल साहब। अपनी जिम्मेदारी तो कम से कम निभा के जाएंगे कि हमने समाज के प्रति जो हमारा दायित्व था उसको हमने पूरा किया। बहुत अच्छे बत्रा साहब, आपने ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, थैंक यू। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।